Hello students, in this video we will start our new chapter, that is control and coordination. So before starting the topic we will talk about what is control and what is coordination. So let's start with the coordination. तो students coordination क्या होता है? coordination का मतलब ही क्या है कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटाइज ढंग से काम करना, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी चीज़ को करना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से करना। अब देखो, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं आर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन कैसा होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा एक हाथ कुछ और काम कर रहा है, दूसरा कुछ और काम कर रहा है। देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप लोगों ने आपके साथ कोई सिचुएशन होती है, आप डेली लाइफ से लेकर चलते हैं। चलो हमने कहा, एक टीचर ने आपको रैंडमली खड़ा कर दिया कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? आपको डर लगने लगता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके हैंड्स ट्रेम्बल होने लग जाते हैं, यानी शिवर करने लग जाते हो, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तो अब इतनी सारी, देखो आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, यानी आपने देखा या सुना है उस क्वेश्चन को, और आपके के पूरे बॉडी ऑर्गन्स एक साथ काम करने लग गए। सिर्फ ये नहीं हुआ, सिर्फ आपके एक या दो बॉडी फंक्शन ने काम करना शुरू किया, आपकी पूरी बॉडी ने एक साथ काम करना शुरू किया। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मेरी वीडियो आप लोग सुन रहे हो या देख रहे हो, और साथ साथ आपका ब्रेन भी आपके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपका माइंड उसे समझ रहा है, आपके ईयर्स उसे सुन रहे हैं, यानी हमारे सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या हैं? वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। अब इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन होने के लिए, अगर किसी भी चीज़ को देखो ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, अब एक स्कूल ही है, सपोज हमारा स्कूल है, वहाँ पर आपको पता है कि भाई फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का आएगा, सेकंड इस सब्जेक्ट का आएगा, थर्ड इस सब्जेक्ट का आएगा, इसमें हमें आज इतना टॉपिक करवाना है, हमें 1 वीक में, मतलब सब कुछ कितने प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होता है। और उस कोऑर्डिनेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक कंट्रोल, यानी हमारे मैनेजमेंट की। अगर वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा मैनेजमेंट का, तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कंट्रोल यूनिट नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमेशा क्या होते हैं? एक साथ आते हैं। कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए तो आपको क्या चाहिएगा? कंट्रोल चाहिएगा। और कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? ताकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या कर सकें? मिलजुल कर अच्छे से काम कर सके। आई थिंक अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो देखो क्लास, अब ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन हो गया कि बॉडी के ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करके रखना, एक साथ काम करवाना, और इन सब को काम कौन करवाएगा एक साथ? हमारा नर्वस सिस्टम। कौन कोऑर्डिनेट करके रखता है? हमारा नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को क्या करके रखता है? कोऑर्डिनेट करता है। तो यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम को। तो क्लास देखो, आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसी तरह से एक और सिस्टम आ गया, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? सिस्टम है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है क्लास? आर नर्वस ऑर्गन्स, लाइक आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो भी आएंगे, अभी मैं आपको फर्दर चैप्टर में पढ़ाऊंगी। नर्वस ऑर्गन्स, हमारे नर्व्स, एंड जो आप लोग बहुत पढ़ते आ रहे हो, हमारे न्यूरॉन्स, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व
सेल्स कहते हैं। अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड आर नर्वस ऑर्गन, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। एंड ये जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। होल बॉडी में ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। और फिर क्या करता है, इसीलिए आपके हर एक ऑर्गन को क्या करके रखता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है, यानी मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइज करवाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके हाथ कुछ और कर रहे हैं फिर पैर कुछ और करने लग जाएंगे। हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराने का काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का। स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं जो मैं बार बार यूज़ करूँगी चैप्टर में, और ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए आप लोग उन्हें पहले ही समझ लो। देखो मैंने यहाँ लिखा है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, इम्पल्स, इफेक्टर। ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो ये टर्म्स होती क्या हैं, तो देखो क्लास, सबसे पहले सिंपली भूल जाओ इन सब सभी टर्म्स को। सबसे पहले ये सोचो, यू सॉ अ डॉग, कि आपने एक कुत्ते को देखा। जैसे देखकर आपने यू स्टार्ट रनिंग, कि आपने भागना शुरू कर दिया। कुत्ते को देखा, कुत्ते ने आपकी तरफ भौंका होगा और आपने भागना शुरू कर दिया। तो अब देखिए क्लास, ये क्या हुआ, कुत्ता आपके लिए, यहाँ आपने कुत्ते को देखा है, कुत्ते ने भौंका है या फिर आपको डराया है, डैट इज द स्टिमुलस। डॉग क्या है, यहाँ स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कोई भी चेंज होता है, स्टिमुलस इज द चेंज होता है जो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है जो आपकी बॉडी क्या कर सके, रिसीव कर सके। जो चेंज आपकी बॉडी रिसीव कर सकती है उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। यानी अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ गए हैं, डॉक्टर ने आपको निडल लगाई है, प्रिक किया है, आप अपने हैंड को हटा लेते हैं तो वो निडल आपके लिए क्या है, स्टिमुलस का काम कर रही है। यानी वो चेंज है एनवायरनमेंट में जो आपकी बॉडी क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है। आपने भागना शुरू किया, ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स है, यानी आपका रिएक्शन है। जो भी स्टिमुलस आपको मिलता है उसके लिए जो आप रिएक्शन देते हो, आप रिएक्ट करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा रिस्पॉन्स। उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं व्हाट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है क्लास, मैंने कहा यू सॉ अ डॉग, आपने देखा एक कुत्ते को। तो अब देखना, यहाँ पे हमारे रिसेप्टर यानी देखने का काम कौन करता है, हमारी आइज़। कि हमारा रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, आइज़ है। यानी वो ऑर्गन जो रिसीव करता है, ऑर्गन डैट रिसीव द स्टिमुलस, वो ऑर्गन जो रिसीव करता है स्टिमुलस को, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं, यानी रिसीव करने वाला। इम्पल्स, अब क्लास इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे देखो, आपकी आँखों ने देखा, पर कि भाई ये कुत्ता है, ये बात समझने का काम कौन करेगा, आपका ब्रेन करेगा, क्योंकि सोचने समझने की पावर सिर्फ किसके पास होती है, हमारे दिमाग के पास। तो आईज से मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना किस फॉर्म में जाता है, ये एकदम जैसे करंट जाता है ना वायर के अंदर, उस तरह से करंट की तरह जाता है। और उस सिग्नल को, ये जो सिग्नल भेजा जा रहा है, आइज ने ब्रेन तक सिग्नल भेजा है कि भाई हमने कुत्ते को देखा है, डैट इज आवर इम्पल्स। अब है बात करते हैं हम इफेक्टर। इफेक्टर वो होता है जो काम करेगा, रिस्पॉन्स देगा। आपने रनिंग करना शुरू किया तो रन आपके किसके हेल्प से करोगे, आप लेग्स की हेल्प से करोगे। तो आपके लेग्स क्या हैं, यहाँ पर रिसेप्टर हैं, सॉरी इफेक्टर हैं, जो जिन्होंने इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया है। तो लेट्स सी द टर्म्स।
देखिए क्लास, स्टिमुलस मतलब वो चेंज जिसने आपकी बॉडी के अंदर, वो एनवायरनमेंट में चेंज जिसने आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करवा दिया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा दिया। सपोज हमारे एग्जाम्पल में डॉग वॉज अ स्टिमुलस। रिस्पॉन्स वो जो हमने उस स्टिमुलस को देखकर हमारी बॉडी ने जो रिएक्शन की, डैट इज रिस्पॉन्स। हमने भागना शुरू कर दिया। रिसेप्टर वो ऑर्गन होता है जिसने स्टिमुलस को, उस चेंज को रिसीव किया। हमारी आईज आर द रिसेप्टर। इम्पल्स हमारी आईज से ब्रेन तक जैसे ही जिस फॉर्म में सिग्नल गया है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्या था, रन, तो किसने किया होगा, लेग्स ने किया होगा, तो दीज आर द इफेक्टर। तो क्लास आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, और ये टर्म हम बार बार इस चैप्टर में यूज़ करेंगे कि मैं आपको बोलूँगी कि स्टिमुलस आया है, हमने रिस्पॉन्स दिया है, रिसेप्टर ने रिसीव किया है, इम्पल्स ने यानी ब्रेन तक मैसेज को भेजा गया है, और इफेक्टर क्या करता है, उस काम को करवाता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज़ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो क्लास, न्यूरॉन के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना है। तो देखो, न्यूरॉन क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी आपके ब्रेन को करना क्या है, जो काम करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम, और फिर ब्रेन से लेकर आने का मैसेज का काम किसका होता है, हमारे न्यूरॉन का होता है। डेट्स वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल याद कीजिए। और अब इसमें क्या क्या होता है क्लास, देखो, इसमें बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, आर साइटोन, डेंड्राइट्स एंड आर एक्सोन। साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो क्लास, सबसे पहले बात करते हैं साइटोन क्या करता है। साइटोन जो होता है, जिसे हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे साइटोन कहते हैं। साइटोन सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। इसके पास में एक न्यूक्लियस होता है, नीसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, नीसल्स ग्रैन्यूल इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद होगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। तो नीसल ग्रैन्यूल क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। यहाँ न्यूरोफाइब्रल्स भी होते हैं। न्यूरोफाइब्रल्स का मतलब क्या होता है, जिनमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो उसको सपोर्ट देने का काम करेंगे आपके किसको, साइटोन को, यानी सेल बॉडी को। तो इट कंटेन्स नीसल्स ग्रैन्यूल, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूक्लियस, और इसके अंदर कुछ जो साइटोप्लाज्म टाइप होता ही है। अब इसके बाद यहाँ से कुछ साइटोन से कुछ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचेस निकल कर आती हैं। उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्लास, डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये ब्रांचेस इतनी क्यों निकली हुई होती है, ये ब्रांचेस क्या करती हैं, कहीं से भी अगर सिग्नल आ रहा है, कहीं से भी जो सिग्नल आ रहा है, जो रिस्पॉन्स रिसेप्टर ने रिसीव करना था, वो किसकी हेल्प से करते हैं, ड्यू टू दिस डेंड्राइट्स। ये रिसीव करने का काम करते हैं सिग्नल को। जैसे एंटीना नहीं लगा होता, एंटीना क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है, वैसे हमारे न्यूरॉन में सिग्नल रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट। और डेंड्राइट रिसीव करके किसको दे देते हैं, आपके साइटोन को। अब बात करते हैं एक्सोन को। क्लास, एक्सोन भी कुछ नहीं होता है, जस्ट एक साइटोन से निकली हुई, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकली हुई है, पर ये कैसी होती है, थोड़ी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू डेंड्राइट। जो लॉन्ग प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। एक्सोन क्या करेगा, साइटोन से मैसेज रिसीव करेगा और उसे कहाँ तक ट्रांसमिट करता है, एक्सोन एंड तक। एक्सोन जो होता है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जो उसे कवर करके रखती है, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। जो माइलिन होता है कुछ नहीं होता है, ये जस्ट लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, यानी फैट बोलते हैं, फैट एंड प्रोटीन से ही मिलके बनी होती है।
और ये कवरिंग होती है जो आपके एक्सोन को कवर करके रखती है, ताकि क्या हो सके, वहाँ पे सिग्नल का कंडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके। जो अब आपकी, इतना तो सब आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं क्लास, ये जो माइलिन होती है ये इस तरह से होती है, बिल्कुल जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, उसके बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है कि पूरे वायर को प्लास्टिक से इंसुलेट करके रखते हैं, ऐसे ही आपके एक्सोन को किससे कवर किया जाता है, माइलिन शीट से। पर डिफरेंस क्या है, वो एक कंप्लीट, एक सिंगली ऐसे पूरी की पूरी कवर होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में गैप होता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवीर। इसे क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनवीर कहते हैं। और ये क्या करवाती है, फास्ट कंडक्शन में हेल्प कराती है। यानी अब ये जो सिग्नल डेंड्राइट्स ने रिसीव करके साइटोन को दिया था, अब वो एक्सोन से पास होता है। तो क्लास ये मोस्टली इस तरह से इन्हीं गैप से ही पास होता है, जिसे हम सॉल्टेटरी कहते हैं। ये मैं आपको फर्दर वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी के लिए याद रखो, माइलिन शीट का काम क्या है, फास्ट कंडक्शन करवाना। अब क्लास इसके अलावा एक और मेम्ब्रेन होती है जो माइलिन शीट के भी बाहर होती है, जिसे न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा कहते हैं। देखो, सबसे पहले एक्सोन, एक्सोन के बाहर क्या है, माइलिन शीट। माइलिन शीट को भी कवर कौन करके रख रही है, आपकी न्यूरीलेमा। यानी माइलिन शीट के बाहर भी एक कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरीलेमा कहते हैं। न्यूरीलेमा पर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, ये ऑर्गन्स आते हैं। यहाँ पे न्यूरीलेमा नहीं होती है, इसीलिए आपको जो बेसिक न्यूरॉन बनाकर दिखाया जाता है उसमें हम न्यूरीलेमा को मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती है। ये हम पढ़ेंगे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरीलेमा प्रेजेंट होती है। न्यूरीलेमा को कौन बनाता है, अब देखो ये कवरिंग है, बाहर की कवरिंग किसी ना किसी ने तो बनाई होगी ना, तो उसके लिए एक स्पेशल सेल आती है जिसे हम कहते हैं स्वान सेल्स। देखो, शेल्डन एंड स्वान का नाम आपने सेल थ्योरी में भी सुना था 9th क्लास में। तो ये न्यूरीलेमा को कौन, साइंटिस्ट के नेम पर ही है इस सेल का नाम। तो देखो, इसको किसने, क्या नाम है, स्वान सेल, जिसने क्या बनाया है, न्यूरीलेमा को। अब माइलिन शीट को कौन बनाता है, माइलिन शीट को भी कौन बना सकता है, स्वान सेल्स, या फिर हमारे इस माइलिन शीट को एक और नाम होती है सेल का, ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्लास इसको याद ही करने पड़ेंगे ये नाम, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर अभी मैं बात करती हूँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला जो न्यूरॉन है वहाँ पर आपकी माइलिन शीट को कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। बट अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसी स्वान से आपकी माइलिन शीट को कौन बनाता है, स्वान सेल। अभी के लिए कंफ्यूज ही होना है, न्यूरॉन की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है न्यूरीलेमा, सॉरी एक्सोन के सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा के अंदर नीचे वाली कवरिंग होती है माइलिन शीट। न्यूरीलेमा एक स्वान सेल बनाती है, माइलिन शीट को स्वान सेल भी बना सकती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बना सकती है। न्यूरीलेमा सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में होती है और माइलिन शीट आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस हर जगह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, चॉइस पे डिपेंड करता है। कुछ पार्ट में नहीं होती है, कुछ में होती है। अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो माइलिन शीट को कौन बनाएगा, स्वान सेल। बट अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है तो कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो क्लास, आई होप आपको नर्व सेल समझ आई होगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पता चला होगा, होता क्या है, नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलस सबके बारे में पता चला होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।